बच्चों, सुप्रभात। करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में समास तथा समास के प्रकारों की चर्चा की और हमने बताया कि समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। सबसे पहला समास हमने आपको अव्ययीभाव समास बताया। दूसरा स्वरूप था, हमने द्वंद्व समास के बारे में आपको बताया। तीसरा स्वरूप तत्पुरुष का था और आज चौथा स्वरूप होगा वो आपका होगा बहुब्रीहि समास। चलिए आज हम अपने बहुब्रीहि समास का अवलोकन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बहुब्रीहि समास के साथ। बच्चों, बहुब्रीहि समास हमने आपको बताया है पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार प्रकार होते हैं। हमने सबसे पहला स्वरूप बताया कि यदि पूर्व पद प्रधान है तो अव्ययीभाव समास होगा। यदि उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान है तो आपका तत्पुरुष समास होगा। यदि दोनों पद प्रधान हैं तो आपका द्वंद्व समास होगा। समास में दो पदों का होना आवश्यक होता है। तो आज हम चर्चा करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है बच्चे? अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा? अन्य पद प्रधान, या आप कह सकते हैं कोई पद प्रधान नहीं। कोई पद प्रधान नहीं। तीसरा स्वरूप इसी की अगर कंडीशन पूछी जाए तो आप कह सकते हैं कि तीसरा पद प्रधान। तीसरा पद प्रधान। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा समास है जिसका अन्य पद प्रधान होता है, कौन सा अन्य पद प्रधान होता है, तो आपको बताना है कि वो क्या है? बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता वो आपका होता है बहुब्रीहि समास। इसका कोई पद नहीं प्रधान होता बल्कि दोनों पद मिलकर एक नए तीसरे पद की रचना करते हैं। ये तीसरा पद प्रधान होता है। यहां पर तीसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास की जो परिभाषा होगी आपका कि जब सामासिक पद का विग्रह किया जाता है तो दोनों पद प्रधान ना होकर दोनों पद मिलकर एक नए तीसरे पद की रचना अगर करते हैं तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास चार प्रकार का होता है। बच्चों, कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। तो जो सबसे पहला समास होता है, सबसे पहला समास होता है वो आपका समानाधिकरण बहुब्रीहि होता है। जो बहुब्रीहि का जो पहला स्वरूप होगा वो आपका होगा समानाधिकरण बहुब्रीहि होता है। अब समानाधिकरण बहुब्रीहि में हमने आपको समानाधिकरण तत्पुरुष बताया है और समानाधिकरण में हमने आपको बताया है कि जब सामासिक पद का पहला पद, जब सामासिक पद का पहला पद कर्ता कारक का हो, जब सामासिक पद का पहला पद कर्ता कारक का हो, कर्ता कारक का हो। ध्यान में रखिए, जब सामासिक पद का पहला पद किसका हो? कर्ता कारक का हो। अब इसके लिए अब ध्यान में रखिएगा, पहला पद कर्ता कारक का होगा लेकिन जो अंतिम पद होगा वो किसी तीसरे की बात करेगा। किसकी बात करेगा?
किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेगा, किसी तीसरे विशेष व्यक्ति की बात करेगा, तो वो आपका समानाधिकरण बहुब्री होगा। लेकिन जो तीसरा जो स्वरूप होगा, जो प्रमुख होगा, जो विशेष होगा, वो किसको प्रदर्शित करेगा? कर्ता को ही प्रदर्शित करेगा। किसको? कर्ता को ही प्रदर्शित करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो आपका है कलह प्रिय। क्या है? कलह प्रिय। अब देखिए, अगर ये एक सामासिक पद है तो अगर इसका विग्रह किया जाए तो आप विग्रह कर सकते हैं कि कलह है प्रिय जिसको वह। कलह है प्रिय जिसको वह कलह प्रिय होगा, अर्थात कोई विशेष व्यक्ति होगा। आप जानते ही हैं कि घर में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कोई विशेष व्यक्ति ऐसा होता है कि वो जब तक घर में कलह ना हो जाए, जब तक शाम को कुछ अटपटा ना हो जाए, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेता। अर्थात वो कुछ ना कुछ कलह शाम तक कर ही देता है, यानी वह एक विशेष के स्वरूप में रख जाता है। यानी लोग डरने लगते हैं कि भैया अभी शाम को आएंगे तो कुछ ना कुछ कलह होगा। इसलिए भैया क्या है, एक विशेष व्यक्ति में है, तो इसीलिए जब विशेष का स्वरूप, यानी अब यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति होगा जो कलह प्रिय होगा, तो जब तीसरा हो जाएगा यानी तीसरा पद प्रधान हो जाएगा तो बहुब्री रखा जाएगा। और बहुब्री में सबसे पहला जो बहुब्री होगा वो समानाधिकरण बहुब्री के अंतर्गत रखा जाएगा। किसको? कलह प्रिय को। दूसरा जो स्वरूप होगा वो आपका है जितेंद्रिय। दूसरा स्वरूप है जितेंद्रिय। यहां से देखा जाए तो कलह प्रिय कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं कलह प्रिय और हम भी कलह प्रिय। अगर हम कलह प्रिय हैं तो हम भी एक विशेष व्यक्ति हैं, और आप अगर कलह प्रिय हैं तो आप भी एक विशेष व्यक्ति हो सकते हैं। तो विशेष की स्थिति में अर्थात तीसरे पद की स्थिति में वो समानाधिकरण ही होता है। जितेंद्रिय। अब देखा जाए, जीती है इंद्रियां जिसने वह, या कह सकते हैं कि जीती गई हैं इंद्रियां जिसके द्वारा वह। कोई तीसरा व्यक्ति होगा, यानी तीसरा होगा तभी तो तीसरा प्रधान होगा। अब देखिए, जो तीसरा का जो स्वरूप होगा, ध्यान में रखिएगा, जितेंद्रिय किसे कहा जाता है? हनुमान जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हनुमान जी को जितेंद्रिय कहा जाता है, यानी तीसरा पद प्रधान हुआ। यानी प्रथम पद किसका है? कर्ता कारक का हो। किसका हो? प्रथम पद कर्ता कारक का, और जो इसका उत्तर पद होगा, हो सकता है कर्म भी हो जाए, हो सकता है करण भी हो जाए, हो सकता है संप्रदान भी हो जाए। तो इस तरह से जो अन्य विभक्तियां हैं वो उत्तर पद में हो सकती है। तो जीती गई हैं इंद्रियां, या जीती है इंद्रियां जिसने वह, तीसरा पद कौन होगा? हनुमान होगा। और समानाधिकरण, क्योंकि ये कर्ता हमेशा पहला पद के स्वरूप में आएगा तो कर्ता का ही स्वरूप बनेगा, क्योंकि कर्ता यही है जिसने इंद्रियों को जीता हो, अर्थात जिसने कार्य किया हो, वो क्या होगा? आपका कर्ता ही होगा। अब देखिए, जो अगला स्वरूप होगा वो आपका है पीतांबर। अगला स्वरूप है पीतांबर। अब पीतांबर कहने का मतलब देखा जाए तो पीला है वस्त्र जिसका वह। पीला है वस्त्र जिसका वह, यानी पीला वस्त्र जिसने धारण किया हो वह कोई विशेष ही होगा। वो क्या होगा? विशेष ही होगा। तो लोग कहते हैं कि पीला वस्त्र भगवान विष्णु धारण करते हैं। कौन धारण करता है? भगवान विष्णु, और विष्णु के अवतार राम और विष्णु के अवतार कृष्ण, ये सब क्या है? पीला वस्त्र धारण करने वाले हैं। अर्थात कोई तीसरा है तो क्या हो जाएगा? आपका विशेष व्यक्ति हो जाएगा। तो पीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात क्या हो जाएगा?
विष्णु। एक तीसरा पद की प्रधानता मिल रही है, एक तीसरे पद की क्या मिल रही है? प्रधानता। तो जब तीसरे पद की प्रधानता लेकिन पहला पद देखा जाए तो ये कर्ता के स्वरूप में ही आएगा, इसीलिए ये समानाधिकरण है। अगला जो स्वरूप होगा, अगला जो स्वरूप होगा वो आपका हो जाएगा चौलड़ी हो जाएगा। अगला जो स्वरूप होगा वो आपका क्या होगा? चौलड़ी होगा। अब देखते हैं कि चौलड़ी में तीसरा पद प्रधान होगा कि नहीं होगा। यानी आप कहेंगे कि चार है लड़ियां जिसमें, चार है लड़ियां जिसमें वह क्या होगा? चौलड़ी ही होगा। वह क्या होगा? चौलड़ी। यानी एक विशेष प्रकार की क्या होगी? माला। आप कह सकते हैं विशेष प्रकार की माला, या एक विशेष क्या होगी? माला होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? चौलड़ी। यानी कितनी लड़ियां हैं? चार लड़ियां हैं। तो एक विशेष अर्थात क्या है? तीसरे पद की प्रधानता है। तो जब किसी तीसरे पद की प्रधानता होगा तो क्या होगा? बहुब्री होगा। लेकिन ये कर्ता का स्वरूप में है। ये किसके स्वरूप में है? कर्ता के स्वरूप में है, इसलिए ये चौलड़ी भी किसके स्वरूप में होगा? समानाधिकरण बहुब्री के स्वरूप में। किसमें होगा? समानाधिकरण। तो बहुब्री समास का जो पहला स्वरूप है वो आपका क्या है? समानाधिकरण बहुब्री समास। समानाधिकरण में आपको ध्यान ही रखना है कि बस सामासिक पद का पहला पद कर्ता कारक का होना चाहिए, और जो उत्तर पद यानी अंतिम पद वो 6 विभक्ति में से कोई भी व्यक्ति का हो सकता है, चाहे कर्म हो, चाहे करण हो, चाहे संप्रदान हो, चाहे अपादान हो, चाहे संबंध हो। तो इस तरह से कोई किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। तो इस तरह से जो कला प्रिय होगा वो समानाधिकरण होगा, जो जितेंद्रिय होगा वो समानाधिकरण होगा। लेकिन एक एग्जाम्पल कभी कभी पूछ भी लिया जाए तो लंबोदर, लंबोदर यानी ये भी तीसरा पद प्रधान है। यहाँ भी क्या है? तीसरा पद प्रधान है। तो लंबा है उदर जिसका, ये तो कहेंगे आप कि लंबा है उदर जिसका वह। यानी लंबा है उदर जिसका। उदर का मतलब क्या होता है? पेट होता है। उदर का मतलब क्या होता है? पेट। पेट लंबा है, ज्यादा भाई खाने वाले हैं, लड्डू ज्यादा खाते हैं, तो लंबोदर किसे कहा जाता है? भाई ज्यादा लड्डू खाएंगे तो बताओ पेट बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो क्या कहे जाएंगे? लंबोदर कहे जाएंगे। तो देखा जाए यहाँ से ये कैसे कहा गया? गणेश जी को लंबोदर कहा गया। यानी यहाँ तीसरे पद की क्या हो गई? प्रधानता हो गई। तीसरे पद की प्रधानता हुई और एक विशेष कर्ता का स्वरूप मिला, इसलिए यह समानाधिकरण बहुब्री समास होगा। कौन सा? समानाधिकरण बहुब्री समास। चलिए, जो हमारा दूसरा स्वरूप कल हमने बताया था आपको कि पहला समानाधिकरण होता है और दूसरा क्या होगा? व्यतिहार बहुब्री। कौन सा होगा? व्यतिहार। तो चलिए व्यतिहार दूसरे पे नहीं होगा, व्यतिहार चौथे नंबर पे आएगा। दूसरे पे आएगा आपका व्यधिकरण बहुब्री समास। चलिए चर्चा कर लेते हैं व्यधिकरण बहुब्री समास की। अगर आपको समास विग्रह अच्छे से आ गया है तो समास आप आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए, जो दूसरा स्वरूप होगा वो होगा व्यधिकरण बहुब्री। व्यधिकरण बहुब्री। अब व्यधिकरण बहुब्री समास की बात तो अभी कल हमने चर्चा की है व्यधिकरण की। व्यधिकरण में हमने कारक चिन्हों का प्रयोग आपको बताया है। व्यधिकरण तत्पुरुष की बात हम करें अगर, तो हमने व्यधिकरण की बात कल बताई थी कि व्यधिकरण का स्वरूप जो होता है वो कारक के स्वरूप में होता है। लेकिन यहाँ व्यधिकरण बहुब्री दिया है तो कारक मिलेगा, यहाँ भी कारक मिलेगा, लेकिन जिस सामासिक पद का, जिस सामासिक पद का पहला पद कर्ता कारक का, यहां भी वही होगा, कर्ता
कारक हो। लेकिन कंडीशन आपकी समानाधिकरण में दूसरी है और यहां दूसरी होगी। यहां सामासिक पद का पहला पद कर्ता ही रहेगा, लेकिन तथा दूसरा पद संबंध या अधिकरण का होता है। संबंध या अधिकरण का होता है। संबंध या अधिकरण का। तो ध्यान रखिएगा कि अगर जिस सामासिक पद का पहला पद क्या होगा, कर्ता कारक हो, लेकिन यहां जरूरी है कि दूसरा पद या तो संबंध कारक का होगा या तो क्या होगा, अधिकरण कारक का। किसका होगा, या तो संबंध का होगा या तो अधिकरण कारक का उत्तर पद यानी दूसरा पद होगा। अब देखिए, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे लिखा है क्या, शूलपाणी। शूलपाणी। अब देखिए, अगर इसका सामासिक विग्रह किया जाए, इस समस्त पद का अगर सामासिक विग्रह किया जाए तो आप कहेंगे शूल है पाणी। पाणी का मतलब हाथ होता है। पाणी का मतलब क्या होता है, हाथ। तो शूल है पाणी में जिसके वह। शूल है पानी में जिसके वह। अब देखा जाए, शूल है पानी में तो ये दूसरा पद है। ये क्या है, ये पानी दूसरा पद है। तो दूसरा पद यानी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमने बताया दूसरा पद या तो संबंध का होगा या अधिकरण का होगा। अब देखिए, अधिकरण में मिलता है कि नहीं मिलता है, इसीलिए ये आपका क्या होगा, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा, व्यधिकरण। तो शूल है पानी, शूल का मतलब कांटा, शूल का मतलब क्या, कांटा, और पाणी में जिसके, अर्थात त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल किसके हाथ में है, भगवान शिव के, यानी किसके, शिव के। अब देखिए, ये एक नया तीसरा पद है। ये क्या है, नया तीसरा पद। दोनों पद मिले और एक नए तीसरे पद की रचना करते हैं। तो जब नए तीसरे पद की रचना करते हैं तो बहुब्रीहि समास होगा कि नहीं होगा, होगा बहुब्रीहि समास। अब देखिए, जो दूसरा एग्जाम्पल इसका होगा उसे हम कह सकते हैं चक्रपाणी। क्या होगा, चक्रपाणी। अब चक्रपाणी की तो सेम वही है, चक्र है पाणी में जिसके। चक्र है पाणी में जिसके वह। अब देखिए, यहां भी दूसरा पद मिल गया हमको, चिन्ह अधिकरण का मिल गया। अब देखा जाए तो किसने अपने हाथ में चक्र धारण किया है, कौन है, वो है कौन, विष्णु है। कौन है, विष्णु। यानी यहां भी तीसरे पद की क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। अब तीसरा स्वरूप यहीं से आप कह सकते हैं वीणापाणी। क्या है, वीणापाणी। बस अब इसका भी वही स्वरूप होगा, वीणा है पाणी में जिसके वह। अब वीणा है पाणी में, यानी जिसने अपने हाथ में क्या धारण किया हो, वीणा धारण की हो, अर्थात वो क्या होगा, क्या होगा, सरस्वती। सरस्वती हाथ में क्या धारण की हुई है, वीणा धारण की हुई है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, नए तीसरे पद का आगमन हो रहा है और दूसरे पद में संबंध या अधिकरण का क्या हो रहा है, स्वरूप हो जाता है। अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल और, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, आप कहेंगे चंद्र है शिखर पर जिसके। चंद्र है शिखर पर, शिखर पर जिसके वह। देखिए, चंद्र है शिखर पर, बताइए पर मिल गया कि नहीं, पर मिल गया, मिला तो पर मिल गया। बताइए अधिकरण का स्वरूप मिला तो दूसरे पद में क्या अधिकरण का बोध होता है, इसलिए आपका क्या होगा, तीसरे पद की यहां भी प्रधानता होगी। तो जिसने शिखर पर चंद्र को धारण किया है वो क्या है, चंद्रशेखर, अर्थात क्या, भगवान शिव।
अर्थात कौन, भगवान शिव। तो इस तरह से शूलपाणि में व्यधिकरण बहुब्रीहि होगा, चक्रपाणि में व्यधिकरण बहुब्रीहि होगा, और वीणा पाणि में व्यधिकरण बहुब्रीहि होगा, और चंद्रशेखर में क्या होगा बच्चे, चंद्रशेखर में भी व्यधिकरण बहुब्रीहि समास होगा। यानी यहां भी तीसरे पद की क्या देखी जाएगी, प्रधानता देखी जाएगी। तो जब तीसरे पद की प्रधानता हो तो वह क्या होगा, बहुब्रीहि समास। यानी अन्य पद की प्रधानता हो तो क्या होगा, बहुब्रीहि समास। कोई पद प्रधान नहीं होता, वह क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। चलिए ठीक, आशा है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अगला जो स्वरूप होगा आपका तीसरा स्वरूप, बहुब्रीहि समास का जो तीसरा प्रकार होगा वो आपका होगा तुल्य योग या सहबोधक बहुब्रीहि। चलिए जो तीसरा स्वरूप होगा वह होगा तुल्य योग या सहबोधक बहुब्रीहि। तुल्य योग या सहबोधक बहुब्रीहि। अब देखिए बहुत आसान है, तुल्य योग और सहबोधक बहुब्रीहि बहुत आसान है। अब ध्यान में रखिएगा, तुल्य योग का मतलब क्या है भाई, सा अगर मिल जाए तो आप पढ़ेंगे आगे, जब हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे तो सा सी से का स्वरूप तुलना के स्वरूप में लेंगे। तो वैसे अगर सा का स्वरूप मिल जाए तो तुल्य योग हो जाएगा, और सह का मतलब साथ में होता है। क्या होता है, साथ में। तो इसकी जो परिभाषा होगी आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं, जब सामासिक पद का पहला पद जब सामासिक पद का पहला पद सह हो। क्या हो, सह। सह का मतलब होता है साथ में। अब देखिए जब सामासिक पद का पहला पद क्या हो, सह हो, तथा सह के स्थान पर सा का प्रयोग किया जाए, तथा सा के स्थान पर सा का प्रयोग किया जाए। अब देखिए, यानी जब सामासिक पद का पहला पद क्या मिले, सह मिल जाए, यानी सह का मतलब क्या हो, साथ हो, परंतु सह के स्थान पर किसका प्रयोग मिल जाए, सा का प्रयोग मिल जाए, तो वह आपका सहबोधक या तुल्य योग बहुब्रीहि समास होता। क्या होगा बच्चे, यानी पहला पद सह यानी साथ हो, लेकिन सह के स्थान पर, इस सह के स्थान पर अगर इस सा का प्रयोग मिल जाए तो समझ लीजिएगा वह आपका बहुब्रीहि तो होगा ही, लेकिन कौन सा बहुब्रीहि होगा, तुल्य योग या सहबोधक बहुब्रीहि समास। जैसे इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो साचेत, तो सा मिल गया, सहबोधक बहुब्रीहि हो गया। इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा, सा का मतलब साथ में, और चेतना लिखा गया है, यानी चेतना के साथ। तो सचेत वही होगा जो चेतना के साथ होगा, ठीक, जिसमें क्या, जिसका जो स्वरूप है, यानी उसके अंदर क्या होना चाहिए, चेतना होनी चाहिए, यानी उसे जागृत अवस्था में होना चाहिए, चैतन्य अवस्था में होना चाहिए। तो सचेत वही होगा जो चेतना के साथ होगा। दूसरा स्वरूप सबल होगा। क्या होगा, सबल होगा। तो सबल वही होगा जो बल के साथ होगा। जो किसके साथ होगा, बल के साथ होगा, वो आपका क्या,
सबल होगा। ऐसे तीसरा सपरिवार, ठीक, सपरिवार। देखिए जब पूरी खाने का न्योता आता है तो लिख के आता है किसी किसी कार्ड पर क्या, सपरिवार। आपको कैसे आना है, सपरिवार, यानी परिवार के साथ आना है। किसके साथ आना है, परिवार के साथ। हाँ, और एक कभी कभी एक न्योता निमंत्रण इस तरीके से आता है, किस तरीके से आता है, सपत्नीक आता है। किसके साथ आएगा, सपत्नीक आएगा। भाई सपरिवार में तो सब शामिल हो जाएंगे, सपरिवार में तो सब शामिल हो जाएंगे। भाई आप भी जा सकते हैं और हम भी जा सकते हैं परिवार के सभी सदस्य के साथ, लेकिन जब कहे कि सपत्नीक आना, क्या कहे, सपत्नीक आना, तो आप केवल जाएंगे पत्नी के साथ। किसके साथ जाएंगे, पत्नी के साथ। यानी जब निमंत्रण पत्र किसके स्वरूप में आए, सपत्नीक के स्वरूप में आए, तो आप जाइए पत्नी के साथ। लेकिन जब सपरिवार में आए तो सब जा सकते हैं, लेकिन सपत्नीक में सपरिवार नहीं जा सकता। केवल कौन जाएगा, पत्नी ही जाएगी। तो भैया पत्नी के साथ चलिए और सपत्नीक रहिए। सबसे अच्छा तरीका, पत्नी के साथ चलिए और सपत्नीक रहिए। चलिए अब देखिए, क्योंकि यहाँ सह के स्थान पर, यानी साथ का जो स्वरूप है सह, उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, सा और किसका, सा। तो सा के अर्थ में जो स्वरूप मिला वो आपका क्या हो जाएगा, तुल्य योग या सहबोधक बहुब्री समास। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले स्वरूप यानी सब बहुब्री समास के सबसे अंतिम स्वरूप की हम चर्चा करने चलते हैं। और सबसे अंतिम स्वरूप है, इंपॉर्टेंट में भी है, क्वेश्चन पूछा भी गया है उससे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं अगले स्वरूप की। चलिए अगला स्वरूप है सबसे लास्ट, व्यतिहार बहुब्री समास। जो चौथा स्वरूप है वो आपका है व्यतिहार बहुब्री समास। व्यतिहार बहुब्री समास। अब देखिए व्यतिहार, आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जिससे घात प्रतिघात सूचित हो, जिससे घात प्रतिघात सूचित हो। यानी जब सामासिक पद का विग्रह मिले आपको तो उससे घात प्रतिघात, यानी ईंट का जवाब पत्थर से मिले, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यतिहार बहुब्री होता है। और व्यतिहार बहुब्री समास को घात प्रतिघात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। व्यतिहार के बहुब्री को क्या कहा जाता है, घात प्रतिघात के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अब देखिए पहला एग्जाम्पल आपका जो होगा वो होगा मुक्का मुक्की होगा। क्या होगा, मुक्का मुक्की होगा। अब अगर मुक्का मुक्की की बात करें तो भैया कैसे होगा मुक्का मुक्की, मुक्के की लड़ाई मुक्के से, वही क्या कहलाएगा, मुक्का मुक्की, यानी मुक्के की लड़ाई मुक्के से। अब देखिए जो अगला स्वरूप होगा वो क्या है, आप लाठा लाठी कह सकते हैं, लाठा लाठी, तो वही लाठी लाठी की लड़ाई लाठा लाठी कहलाएगी। ऐसे तीसरा धक्का धुक्की होगा। अब देखिए धक्का धुक्की की बात क्या है, तो एक दूसरे को धक्का देना,
यानी धक्का धक्का ये करना या धक्का धुक्की का मतलब क्या है कि एक दूसरे को क्या ढकेलना, वो आपका क्या कहलाएगा, धक्का धुक्की कहलाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है केसा केसी, केसा केसी। ज्यादातर लड़ाई केसा केसी में लड़कियों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, लड़कियों के द्वारा, क्योंकि जो लड़के के बाल होते छोटे छोटे होते हैं केसा केसी नहीं कर सकते। केस का मतलब क्या होगा, बाल, जो बालों को खींच खींच के लड़ाई होती है उसे केसा केसी, यानी लड़कियों के बाल क्या होते, बड़े बड़े होते, एक दूसरे से खींच खींच कर क्या देखे कभी लड़ाई लड़कियों की, तो ध्यान में रखिए, देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो ध्यान में देखिएगा। तो जो केसा केसी होगा वो किसकी, केस की लड़ाई केस से, या केस की लड़ाई केस से। यानी क्या है, जो केस को यानी बाल को खींच खींच के लड़ाई होती है उसे क्या कहा जाता है, क्या केसा केसी कहा जाता है। यानी केसों की लड़ाई किससे, केस से होती है। या आप देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है केसा केसी। तो इस तरह से ये आपका क्या है बच्चे, व्यतिहार यानी आपका घात प्रतिघात बहुब्री समास है। तो बहुब्री समास का सबसे लास्ट क्या है, पार्ट है। तो इस तरह से कभी भी पूछा जाए कि बहुब्री समास कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे बहुब्री समास 4 प्रकार का। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। सबसे पहला हमने आपको बताया समानाधिकरण बहुब्री समास, दूसरा हमने आपको बताया व्यधिकरण बहुब्री समास, तीसरा हमने आपको बताया तुल्योग या सहबोधक बहुब्री समास, और जो सबसे लास्ट हमने आपको बताया वो व्यतिहार बहुब्री, जिससे घात प्रतिघात सूचित होता है, तो वह क्या कहलाता है, व्यतिहार बहुब्री समास कहलाता है। तो इस तरह से जो बहुब्री का जो स्वरूप है, जो बहुब्री समास का जो स्वरूप है वो यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है, और जो समास का जो स्वरूप है यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन हमने आपको कहा था, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब समास के कुछ अपवाद जो होते हैं उनकी चर्चा हम अपने सबसे लास्ट क्लास में समास के करेंगे। तो थोड़ा हम चर्चा अपवाद के बारे में कर लेते हैं कि अपवाद क्या होते हैं, अपवाद को आप कैसे सॉल्व करते हैं, या अपवाद में समास आप कैसे पहचानते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। चलिए अब देखिए, समास के अपवाद। अब देखिए हम आपको केवल पहचानना बताएंगे कि आप कैसे पहचानेंगे। देखिए अधिकतर 2 कंडीशन में अपवाद आप नहीं पहचान पाते हैं। सबसे पहला जो इसकी कंडीशन जो होती है, आपसे पूछा जाता है द्विगु, द्विगु और बहुब्री समास, द्विगु और बहुब्री समास, ये यहां से पूछा जाता है द्विगु और बहुब्री समास के अपवाद, के अपवाद। अब देखिए पहली कंडीशन है कि यदि द्विगु और बहुब्री समास का अगर अपवाद है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं। देखिए सबसे अच्छा तरीका है, यदि इन दोनों का अगर अपवाद हो, या जब किसी सामासिक पद का, जब किसी सामासिक पद का आप विग्रह कर रहे हो, क्या कर रहे हो, विग्रह कर रहे हो, और जो दोनों पद हो वो किसी नए तीसरे पद की रचना करें तो बहुब्री हमने आपको बताया। लेकिन जब नया तीसरा पद संख्यावाची मिल जाए, जिस सामासिक पद का विग्रह करते हैं आप, अगर उसका कोई तीसरा पद अगर संख्यावाची ही मिलता है तो वो द्विगु ही रहेगा। क्या रहेगा, द्विगु। अगर संख्यावाची नहीं मिलता है तो बहुब्री समास होगा। क्या होगा, बहुब्री समास। जैसे एक अपवाद हम लेते हैं, एक अपवाद लेते हैं जैसे तिरंगा। जैसे क्या है, तिरंगा। अब देखिएगा एक तिरंगा शब्द है, यह अपवाद है,
ये क्या है? अपवाद है। लेकिन कुछ लोग इसे बहुब्री में लगाते हैं, कुछ लोग इसे द्विगु में लगाते हैं। लेकिन अब समझ लीजिए, जैसे हम जब तिरंगा शब्द का सामासिक विग्रह, तो आप क्या कहेंगे? तिरंगा क्या कहेंगे? तीन रंगों का जब समाहार होता है तो तिरंगा। लेकिन एक विशेष होता है, वो क्या होता है? एक विशेष होता है। तो एक विशेष होगा, लेकिन आप कहोगे कि तीन रंगों का समाहार या तीन रंगों से निर्मित जो होगा वो तिरंगा होगा। लेकिन अब बताओ, ये कोई नया तीसरा पद आया? जिस सामासिक पद का आप विग्रह कर रहे हो, अगर कोई किसी नए तीसरे पद की अगर रचना करे, तब तो आप इसे बहुब्री लगाएं। लेकिन जिस सामासिक पद का आप विग्रह करते हो वह एक नए तीसरे पद की रचना नहीं करता है, तो आप सबसे पहले किसे लगा दीजिए? द्विगु। क्या किसमें लगाएंगे? द्विगु। लेकिन एक हम अपवाद बता देते हैं, चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज बता देते हैं। अब देखिएगा, इसका जब सामासिक विग्रह करते हैं, समास विग्रह, तो चार भुजाएं, जिसके पास कितनी भुजाएं? चार। तो चार भुजाएं चतुर्भुज में भी होती है, और चार भुजाएं किसमें होती हैं? किसमें? विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास भी चार भुजाएं हैं, और चतुर्भुज में चार भुजाएं। अब देखिए, लेकिन एक नया तीसरा पद, यानी चतुर्भुज का एक नया तीसरा पद जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? विष्णु। तो इसका नया तीसरा पद अगर मिल रहा है तो क्या होगा? बहुब्री। लेकिन तिरंगा का कोई नया तीसरा पद मिल रहा है? तो तिरंगा का कोई नया तीसरा पद नहीं मिल रहा है, इसलिए वो क्या करते हैं? उसे हम द्विगु समास में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? द्विगु समास में। लेकिन बच्चे एक बात जान लीजिएगा, यदि ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप द्विगु और बहुब्री में कुछ अंतर न जानते हो, आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि हम द्विगु लगाएं कि बहुब्री लगाएं, ये तो हमने तरीका बताया कि अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप पहचान ले जाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आता है, आगे कुआं पीछे खाई, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है आगे कुआं पीछे खाई वाली, तो सबसे अच्छा तरीका है क्या? दोनों कान पकड़ लो। क्या है? दोनों कान पकड़ लो, जो ज्यादा दर्द करे उसी पे मार दो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस कंडीशन पे आप हमेशा प्रमुख जो मानते हैं वो बहुब्री समास को मानते हैं। जब तुक्का लगाना होता है द्विगु और बहुब्री का, तब आप सबसे प्रमुख रूप से वो किसको लगाते हैं? बहुब्री समास को लगाते हैं। इस तरह से इन अपवादों को सॉल्व किया जाता है। और अगर दिमाग लगाएंगे थोड़ा, तो आप पहचानेंगे कि जब सामासिक पद का विग्रह किया जाए और वही पद वापस आ जाए, यानी संख्यावाची आ जाए तो द्विगु, लेकिन नया तीसरा पद आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? बहुब्री समास। तिरंगा भी अपवाद है और चतुर्भुज भी क्या है? अपवाद है। तो इस तरह से हम द्विगु और बहुब्री समास के अपवाद को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब चलिए एक कंडीशन और पूछता है आपसे। ज्यादातर कर्मधारय और बहुब्री पूछा जाता है। यहां पहचानना तो आसान है। देखिए, यहां कभी कभी पूछा जाता अपवाद पंचवटी, यहीं से पूछा जाता पंचवटी। अब देखिए, जैसे एक हमने लिखा क्या? पंचवटी। तो पंचवटी हमने लिख दिया। अब पंचवटी का समास विग्रह करें, क्या करें? ये भी अपवाद है, ये अपवाद है। अब देखा जाए, पंचवटी का अगर समास विग्रह करें तो हम वही कहेंगे पांच वटों का समाहार। लेकिन अर्थात जब तीसरे की बात करेंगे तो हम पंचवटी ही लिखेंगे। एक विशेष स्थान हो सकता हो, लेकिन हम लिखते क्या है? पंचवटी ही लिखते हैं। यानी कोई नया तीसरा पद हमें नहीं मिलता है। तो जब हमें कोई नया तीसरा पद नहीं मिलता है तो हम सबसे पहले किस में लगाते हैं? किसमें? द्विगु समास में। पंचवटी को हम सबसे पहले किस में लगाएंगे? द्विगु समास में। लेकिन द्विगु ऑप्शन में नहीं है तो पंचवटी किसका? बहुब्री समास का भी उदाहरण हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये किसका है? द्विगु समास का है। तो इस तरह से, क्योंकि सामासिक पद का आप विग्रह कर रहे हैं, नया तीसरा पद नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आपका यहाँ पर बहुब्री नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? द्विगु होगा। चलिए अब देखिए, अगला जो स्वरूप होगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका कर्मधारय और बहुब्री। क्या पूछा जाता है? कर्मधारय और बहुब्री। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? कर्मधारय और बहुब्री, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? जैसे अपवाद इसके लेते हैं तो श्वेतांबर, श्वेतांबर, और इसका जो स्वरूप होगा वो क्या होगा? पीतांबर।
श्वेतांबर लिखा, पीतांबर। अब देखिए ये अपवाद है कर्मधारय का भी और बहुब्री समास का भी। अब देखिए हमने आपको कर्मधारय में भी शायद बताया होगा, श्वेतांबर और पीतांबर कर्मधारय हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर अपवाद के स्वरूप में दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो सबसे प्रमुख रूप में आप लगाएंगे क्या, बहुब्री। क्या लगाएंगे, बहुब्री। अगर बहुब्री नहीं है तो कर्मधारय लगाएंगे। क्या, बहुब्री नहीं है तो कर्मधारय, लेकिन कर्मधारय नहीं है तो बहुब्री लगाएंगे, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से अपवाद है कर्मधारय और बहुब्री का तो सबसे प्रमुख आप लगाएंगे किसे, बहुब्री को ही। प्रमुख प्रधानता जो देंगे वो किसे देंगे, बहुब्री समास को ही। कर्मधारय और बहुब्री का यदि अपवाद पूछा जाए तो सबसे पहले अपवाद को आप बहुब्री समास में ही रखें। किसमें रखेंगे, बहुब्री समास में। तो इस तरह से द्विग और बहुब्री का अपवाद और कर्मधारय और बहुब्री का अपवाद, इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये आपके अपवाद थे, ज्यादातर यही अपवाद आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, अगर आपको कोई चीजें इस अपवाद के विषय में नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सुझाव भी बताइएगा, अपने सुझाव भी हमको दीजिएगा और बताइएगा कि इनको आप किस तरह से समझ पाए हैं या और कितने अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहिए। चलिए अब देखिए, कभी कभी एक क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी पूछा जाता है, जैसे संख्यावाची शब्द में हमने बताया है, क्वेश्चन पूछा गया है, किसी बच्चे ने हमसे पूछा है कि सर अगर संख्यावाची शब्द है तो कौन सा समास होगा। तो संख्यावाची में सबसे पहले हमने आपको कर्मधारय का एग्जाम्पल बताया है कि अगर दोनों पद संख्यावाची हैं तो कर्मधारय होगा, लेकिन उसकी भी कंडीशन बताइए, जैसे 21 बताया होगा हमने, आपको बताया होगा 31 बताया होगा या 51 बताया होगा, तो उस कंडीशन में एक और 50, एक और 30, एक और 20 में तोल लेते हैं आप। ठीक, तो उस तरह से आपका जो स्वरूप होता है वो कर्मधारय का होगा। परंतु यदि कभी इस तरह से पूछ ले, कभी इस तरह से पूछ ले कि 4 और 4 में कौन सा समास होगा, 4 4 में कौन सा समास होगा, तो ध्यान में रखिएगा, यही चाहे नोट लिख लीजिएगा। यदि शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो, यदि शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा। ध्यान में रखिएगा, यदि शब्दों की पुनरावृत्ति, जैसे 4 4 आता है, जैसे आपका आ जाए धीरे धीरे आ जाए, क्या आ जाए, धीरे धीरे आ जाए, और 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, तो उस कंडीशन में हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। तो ध्यान में रखिएगा कि शब्दों की पुनरावृत्ति और समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। तो इस तरह से हमने आपको समास तथा समास के प्रकार से संबंधित और समास के जो प्रकारों के जो प्रकार हैं या उपभेद कह सकते हैं, इन सब समास की हमने आपको चर्चा की है। चलिए अब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे कुछ समास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हो सकता है टेस्ट पेपर की भी चर्चा करें, तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्यारे बच्चों आप एक दूसरे से क्या करिए, शेयर करते रहिए, और जहाँ हो सकेगा हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए। तब आज की क्लास हमारी समास की यही समाप्त होती है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।